Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of very short question answer of CBSE class 10 Geography chapter 1 Resource and Development. Now question number 16. Why is there a need of planning resource in India? इंडिया में प्लानिंग रिसोर्स की क्यों आवश्यकता है? We need to have resource planning in India since India has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. This calls for balanced resource planning at national, state and regional levels. कह रहा है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ही आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है वो रिसोर्स जो है हमारे इंडिया में जो रिसोर्स है वो एक प्रकार का नहीं है. यानी किसी जगह पे जो है बहुत ही ज़्यादा है रिसोर्स है तो कहीं पे बहुत ही कम रिसोर्स है. तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन सारे रिसोर्स को नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पर जो है सबको बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश डेवलप कर सके. तो इसलिए इंडिया में प्लानिंग रिसोर्स की आवश्यकता है. नंबर 17. व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग में 3 काम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो कह रहा है सबसे पहले जो है पूरे इंडिया में किस रीजन पर कौन सा रिसोर्स मौजूद है इस बारे में आइडेंटिफाई कर लेना और उसका जो है एक खाका तैयार कर लेना, उसको जो इन्वेंटरी तैयार कर लेना. नंबर 2. इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. यानी किस रिसोर्स को निकालने के लिए, किस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको जो है प्लानिंग स्ट्रक्चर में लाना. यानी उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से रिसोर्स को प्राप्त किया जाएगा. तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. इसके फिर क्या करना है, तीसरा काम कि जितने भी हम लोगों ने रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान को बनाया है उसको जो है देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करके देखना है. अगला क्वेश्चन है हाउ आर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद कॉलोनिज्म. रिसोर्स जो है वो कॉलोनिज्म से किस प्रकार से एसोसिएट है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है. द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. तो कह रहा हमारा इतिहास गवाह है कि जिस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्स मौजूद रहता है तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेडर जो है वो लोग ज़्यादा वहाँ पे आक्रमण करने का कार्य करते हैं. नंबर 2. इट वाज प्राइमरी द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इम्पेरियल पावर्स दैट हेल्प देम एक्सप्लोर द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनीज. तो कह रहा है कि ये भी हम लोगों ने देख चुका है कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो कॉलोनीज लोग क्या करते हैं उस जगह के रिसोर्स को बर्बाद करते हैं. वहाँ पे जो है बहुत ही हाई लेवल का वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. वाई इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट. रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों किया जाए. Irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. तो कह रहा है क्योंकि आज जो है रिसोर्स का इरेशनल तरीके से कंजम्पशन किया जा रहा है, मतलब सही तरीका हमारे पास नहीं है. हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग जो है उसकी ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाते चले जा रहा है. तो इससे हम लोगों को जब ओवरकम करना है तो इन सब के लिए हम लोगों को रिसोर्स कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स. तो क्या रहा है नेचुरल रिसोर्स के रूप में लैंड का क्या महत्व है. लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन. लैंड्स जो है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब को सपोर्ट करता है. यूँ कहा जाए कि हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा का सारा ज़मीन के ऊपर ही करते हैं, लैंड के ऊपर ही करते हैं. इसलिए लैंड क्या है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. व्हाट आर द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया का जो मेन रिलीफ फीचर्स कौन कौन सा है. तो इंडिया में जो है इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. तो इंडिया में जो लैंड है
और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स भी है। तो सबसे पहला है प्लेन कवर 43% ऑफ लैंड एरिया। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो है जो प्लेन है जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं वो 43% है। हमारे टोटल इंडिया के टोटल एरिया का 43% क्या है, प्लेन है जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। नंबर 2, माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% एरिया। दूसरा क्या है, हमारे पास माउंटेन है, पहाड़ है। ओके, तीसरा हमारे पास क्या प्लेट्यू है 27%। तो इस तरह क्या देखते हैं, हमारे इंडिया में मेन रिलीफ फीचर्स 3 प्रकार का है। इंडिया में लैंड जो है उसमें 3 रिलीफ फीचर्स है, प्लेन है, माउंटेन और प्लेट्यू है। विच फैक्टर्स डिटरमाइन द यूज़ ऑफ लैंड। तो यह लैंड का जो यूज़ है ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि लैंड का यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है फिजिकल फैक्टर। तो इसमें जो है फैक्टर्स जो है 2 प्रकार का है। तो पहला देखते हैं फिजिकल फैक्टर। इसमें आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। मतलब लैंड को हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या फैक्टर है, तो फिजिकल फैक्टर है टोपोग्राफी, क्लाइमेट है और सॉइल टाइप्स है। तो इस आधार पर जो है लैंड हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। ह्यूमन फैक्टर क्या है, तो पहला पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी क्या होता है, लैंड बहुत ही उपयोगी हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन इटसी। तो इस तरह क्या होता है, ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से लैंड हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। व्हाट इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या कहलाता है, इट इज़ द एक्चुअल एरिया अंडर कल्टिवेशन। दिस एरिया इज कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इज अबाउट 2 और 3 मंथ। तो कह रहा है ये जो है एक्चुअल एरिया कल्टिवेशन, यानी जितना एरिया में हम लोग जो है कल्टिवेशन करते हैं ये उसको पूरा एक्चुअल साइज बताता है। और ये ऐसा एरिया होता है जिसमें हम लोग 1 से 2 बार जो है 2 या 3 महीने में खेती बाड़ी कर सकते हैं। 2 या 3 महीने में 1 से 2 बार। अगला आता है व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या कहलाता है, तो इट इज एक्चुअल एरिया अंडर कल्टिवेशन अलॉन्ग विद द फैलो लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फर्टिलिटी। तो कह रहा है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एक्चुअल एरिया जहाँ पे हम लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ फैलो लैंड यानी जिसको हम लोग जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए हैं फर्टिलिटी के लिए, उनको भी मिला लिया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ज़मीन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा खेती बाड़ी हो रहा है। बगल का ये कुछ ज़मीन है, ये जो है परती छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, फालतू फैलो लैंड है ये। ठीक है, तो ग्रॉस क्रॉप क्या होगा, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहेंगे। ओके, व्हाट इज वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड क्या होता है, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूडिंग सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज इटसी। तो वेस्ट लैंड क्या होता है, यानी ऐसा लैंड, ऐसा बेकार ज़मीन जो जिसमें चाहे इसमें हम लोग रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं वो कह लो, एरिड और डेजर्ट एरिया कह लो, या फिर ऐसे लैंड जिसमें नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम लोग उसको कर रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए सेटलमेंट, जहाँ मान लो हम लोग अपने घर बनाए हुए हैं तो वहाँ हम लोग जो खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे, वो तो हमारा वेस्ट लैंड ही है। या फिर जहाँ हम लोग रोड बनाए हुए, या फिर हमारा रेलवे या हमारा इंडस्ट्री है। तो इस तरह क्या होता है, ये सब जो हमारे काम के हैं, लेकिन इन सब में जहाँ पे ये सब है वहाँ के ज़मीन को हम लोग खेती बाड़ी के रूप में उपयोग नहीं कर रहे, तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, वेस्ट लैंड कहेंगे। हाउ डज लैंड डिग्रेडेशन अकर। लैंड डिग्रेडेशन किस प्रकार से होता है, लैंड जो है किस प्रकार से डिग्रेड हो जाता है, उड़ जाता है, बेकार, या इसको ये कहा जाए कि अपर्दन ना। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट रिजल्ट टू लैंड डिग्रेडेशन। तो कह रहा है कि लैंड को जो है लगातार जो है यूज़ करते रहना बहुत ही लंबे समय तक, बिना उसमें जो है एप्रोप्रिएट मेजर्स या बिना उसको जो है कंजर्व किए या उसको मैनेज किए जो है उसको यूज़ करते रहना, इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो इंडिया का जो है कितना परसेंटेज लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है।
तो इंडिया में जो है 28% ऑफ फॉरेस्ट बिलोंग टू डिग्रेडेड एरिया, यानी जंगल का जो हमारे पास जंगल है उसका 28% जो है उसको हम लोग डिग्रेड एरिया कहेंगे। 56% इज़ वाटर इरोडेड एरिया, 56% जो है वो क्या वाटर इरोडेड एरिया, यानी पानी के द्वारा वो ज़मीन बेकार हो चुकी है, इरोड हो चुकी है। 10% जो है हवा के द्वारा, एंड रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट, और जो रेस्ट बच गए वो क्या हो गए, सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट की वजह से, यानी नमक सॉल्टी होने की वजह से क्या होता है, वो जो है ज़मीन बेकार हो गए हैं, ये डिग्रेड हो गए। इन विच स्टेट्स इन इज़ लैंड डिग्रेडेड ड्यू टू माइनिंग, तो कह रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर माइनिंग के जरिए, माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो चुका है। तो कह रहा है ये सब कुछ स्टेट है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवर लैंड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया हम कि सबसे पहले तो यहाँ माइनिंग करने के लिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया, और इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ज़मीन लैंड डिग्रेड हो गया। इन विच स्टेट्स इज़ ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो कह रहा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ओवर इरिगेशन जो है लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेट है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ जो ओवर इरिगेशन की वजह से क्या हो गया, लैंड डिग्रेड हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया, जिससे क्या हो गया, वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और मिट्टी में अल्कली आ गई है। जैसे मान लो इस ज़मीन पे हम लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसमें जो है बार बार से पानी दिया गया, बार बार इसमें जो है वाटर दिया गया, तो वाटर देने की वजह से क्या होता है, बार बार पानी देने से क्या होता है, मिट्टी में जो है बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाती है, और पानी जमा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पानी का लॉगिंग हो जाता है, पानी जो है जमा हो जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, पानी में जो है सैलिनिटी आ जाती है। ओके, तो पानी में सैलिनिटी आने की वजह से क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। ओके, हाउ इज़ मिनरल प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो है मिनरल प्रोसेसिंग किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कह रहा है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो है लाइमस्टोन को ग्राइंड करना, एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री, तो सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए जो सोप स्टोन, तो इस तरह से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डस्ट जो है जनरेट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. इसके फिर क्या होता है, ये जो डस्ट होते हैं वो जब मिट्टी में बैठते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को एब्जॉर्ब, जो मिट्टी जो एब्जॉर्ब होती है उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेट होने नहीं देते हैं, और ये क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं। ठीक है, पानी को मिट्टी के अंदर जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी डिग्रेड हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। Why is soil considered as a important resource? Soil को हम लोग important resource क्यों कहते हैं? Soil is the most important renewable resource. It is the medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. तो soil को हम लोग important resource क्यों कहेंगे? क्योंकि एक तो पहली बात है कि रिन्यूएबल है, दूसरी बात ये जो है प्लांट्स के ग्रो करने में जो मीडियम बनने काम करती है, इसके साथ साथ ये क्या करती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पर उन सभी को रहने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, सॉयल को फॉर्मेशन में जो कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. तो soil के फॉर्मेशन में जो है सबसे पहला रिलीफ फीचर्स जो है, जो हम लोग रिलीफ फीचर पहले पढ़ चुके हैं हमारे पास। ओके, हमारे जो है जैसे माउंटेन पढ़ा हम लोगों ने, प्लेन पढ़ा हम लोगों ने, इसके बाद फिर जो है पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो लाइफ होते हैं, या फिर टाइम, समय भी क्या करता है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्सेज ऑफ नेचर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कह रहा है नेचर का कौन सा ऐसा फोर्स है जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, तो नेचर का जो है कुछ ऐसा
फोर्स है जो सॉइल को फॉर्मेशन करने में मदद करता है वो है, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, मिट्टी बनता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर जितने रनिंग वाटर का एक्शन, रनिंग वाटर जो काम करती है उससे भी क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। विंड, हवा, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं जो कि ऐसे कीड़े मकोड़े जो सड़े गले पदार्थ को खाने का काम करते हैं, ये भी क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो है सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। विच सॉइल्स आर फॉर्म एट द फुट हिल्स, कह रहा है फुट हिल्स में किस प्रकार के मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स, such soils are more common in Piedmont plains such as Dwars, Chaos and Trai। तो फुट हिल में क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। व्हाट इज बंगर, बंगर क्या होता है, बंगर क्या है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है। इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स इन इट, तो बंगर सॉइल क्या होता है, पुराना एलुवियल सॉइल होता है, इसमें जो है कंकर पत्थर के जो नोड्यूल्स होते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। खादर क्या है, खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, इसमें जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये जो क्या होते हैं, मोर फर्टाइल होते हैं बंगर से। तो कह रहा है सिंपल से याद रखिए कि जिस मिट्टी में कंकर पत्थर बहुत ज़्यादा होगा, मोटे मोटे कंकर पत्थर होंगे, वो मिट्टी क्या होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी, और जिसमें कंकर पत्थर कम होंगे वो क्या होगा, फर्टिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। तो खादर में क्या होता है, ये न्यू एलुवियल सॉइल है, इसमें कंकर पत्थर की मात्रा फाइन होती है, बहुत ही पतले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, बंगर से ये ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। वाई इज एलुवियल सॉइल कॉल्ड फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल को फर्टाइल सॉइल क्यों कहा गया है, तो मोस्टली एलुवियल सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। तो एलुवियल सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहने का कारण ये है कि इसमें क्या होते हैं, पोटास की मात्रा पाई जाती है, फॉस्फेरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है और लाइम की मात्रा पाई जाती है, जो क्या होता है शुगर केन उगाने में बहुत ही आइडियल होता है, पैडी उगाने में बहुत ही आइडियल होता है, वीट उगाने में बहुत आइडियल होता है और अदर सीरियल्स उगाने में बहुत ही लाभदायक भी होता है। इसके साथ साथ पल्स क्रॉप्स, तो हम लोगों ने देख लिया कि जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी पल्स होते हैं और शुगर केन, इन सब को उगाने के लिए पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम चाहिए जो एलुवियल सॉइल में मौजूद है, इसलिए इसको फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। विच सॉइल्स आर कॉल्ड ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल्स विच आर ब्लैक इन कलर आर कॉल्ड ब्लैक सॉइल्स और रेगुलर सॉइल। तो कह रहा है ऐसी मिट्टी जिसका कलर ब्लैक हो उसे हम लोग ब्लैक सॉइल कहेंगे या फिर रेगुलर सॉइल कहेंगे। सिंस दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये जो है कॉटन उगाने में बहुत ही मदद देती है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इन विच रीजन्स आर ब्लैक सॉइल फाउंड, ब्लैक सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र के प्लेटू, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के जो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या गुण है उसके अंदर, तो कह रहा है ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल, ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही फाइन जो है क्लेई मटेरियल का बना होता है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मिट्टी जो है अपने अंदर मॉइस्चर छिपा कर रखती है, यानी अपने अंदर ये मॉइस्चर को मॉइस्चर रखने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, इसी कारण से ये जाना जाती है। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का मेन ड्रॉबैक क्या है, मेन खामी क्या है। दिस सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड। दिस सॉइल ऑल्सो पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट, तो कह रहे हैं कि ये सॉइल जो है बहुत ही स्टिकी होती है जब वेट और डिफ़िकल्ट का समय आता है। ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, कह रहा है कि जब मिट्टी में जो है वर्षा होती है, इस प्रकार की मिट्टी में, तो क्या होती है बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पहले से नमी की मात्रा होती है, और जब सूखे का समय आता है तो क्या होती है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है फॉस्फेरिक की मात्रा बहुत ही कम होती है। हाउ आर रेड सॉइल्स फॉर्म, रेड सॉइल जो है कैसे बनती है,
The red soils develop on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. रेड सोयल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स जो है डक्कन प्लेटू का, वो जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है वहाँ पे पाई जाती है। हाउ डू दीज रेड सोयल्स लुक रेड एंड येलो इन कलर? तो रेड सोयल जो रेड और येलो कलर में दिखती है, ऐसा कैसे? These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. तो ये जो है रेड कलर का क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें रेडिश कलर जो है इसका ये कारण से होता है क्योंकि ये आयरन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें जो है डिफ्यूज़न के कारण क्या होती है, इसमें रेड कलर इसमें दिखता है। और ये येलो दिखने का कारण ये है कि इसमें ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। हाउ आर लेटरेट सोयल फॉर्म? सर लेटरेट सोयल किस प्रकार से बनती है? लेटरेट सोयल्स आर डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। तो कह रहा है लेटरेट सोयल जो है ऐसी जगह पर डेवलप होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो और रेनफॉल बहुत ज़्यादा, यानी टेम्परेचर भी हाई और साथ में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। वाई इज ह्यूमस कंटेंट इन लेटरेट सोयल लो? तो लेटरेट सोयल जो होता है उसमें ह्यूमस बहुत ही कम होता है, ऐसा क्यों? ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोयल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो कह रहा है कि लेटरेट सोयल में ह्यूमस की मात्रा कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या डिकम्पोजर्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वो सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो लोग मर जाते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस जो है बहुत ही कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच रीजन्स आर लेटराइट सोइल्स फॉर्म? लेटराइट सोइल्स किस रीजन में बनते हैं? तो ये जो है कौन से एरिया में पाए जाते हैं? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम। ये इन सब एरिया में जो है लेटराइट सोइल पाए जाते हैं। वाट आर द ड्रॉबैक ऑफ एरिड सोइल? एरिड सोइल का ड्रॉबैक क्या है? एरिड सोइल का खामी क्या है? ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture। कह रहा है कि ड्राई क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से या इवापोरेशन जब फास्ट होने की वजह से क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी जो है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है या मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसके बाद क्या होता है, इस मिट्टी में जो कंकड़ पत्थर के जो पार्ट होते हैं, लेयर होता है, वो क्या करता है, वो पानी का फिल्ट्रेट करने में, इनफिल्ट्रेशन करने में क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ओके, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का जो है एक गुण बताना, एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, हिमालय पहाड़ जहाँ पर स्नो कवर होते हैं, These soils experience denudation and are acidic with low humus content। यहाँ पे क्या होते हैं, इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा एक तो कम होती है, दूसरा ये क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? द डिनेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज द सॉइल इरोजन। तो कह रहा है मिट्टी का कटना और बह जाना, मिट्टी का कटना और बह जाना क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल इरोजन कहेंगे। हाउ इज सॉइल इरोडेड? मिट्टी सॉइल इरोडेड कैसा होता है, मिट्टी कटती कैसे, ये बताना है। सॉइल इरोडेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन। तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी होती है जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देना, जंगलों को काट देना, जिससे क्या होती है, मिट्टी कट जाती है। ओवर ग्रेजिंग, ओके, यानी मवेशियों को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ा देना, ओवर ग्रेज कर लेना। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड माइनिंग, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन करना या फिर माइनिंग करना, या भी बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी इरोड हो जाती है। नेचुरल फोर्सेस लाइक, अब नेचुरल फोर्स कुछ है जैसे विंड की वजह से भी होता है, ग्लेशियर, वाटर की वजह से भी होता है, ये सब सॉइल इरोजन होता है। वाटर गुलीज क्या होता है? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गुली। The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land। तो कह रहा है कि रनिंग वाटर क्या करता है, जो पानी जो बहती रहती है वो क्या करती है, वो जो है क्ले सॉइल को जो वो कहती काट देती है
और क्या करती है, एक चैनल का निर्माण करती है, यानी एक रास्ता बना देती है। ठीक है, यानी वो मिट्टी को कटाव करके, मिट्टी को काट करके वो एक रास्ता बनाने का काम करती है, उसी को हम लोग गुली कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से इस जगह पे मिट्टी जो है, लैंड जो है वो क्या होती है, कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, इसे हम लोग बैड लैंड भी कहते हैं। व्हाट इज सीट इरोजन? सीट इरोजन क्या होता है? समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप। कह रहा है कि कभी कभी पानी जो है वो क्या होती है, और पूरे बहुत ही कभी कभी बहुत ही बड़े एरिया में वो क्या करती है, बहना शुरू करती है। यानी कभी कभी पानी क्या होती है, वो जो है बहुत बड़े एरिया में बहना शुरू करती है, स्लोप लगा करके। ठीक है, स्लोप के रूप में। इन सच एरिया द टॉप सॉइल वेस्टेड अवे, दिस इज नोन एज सीट इरोजन। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है, उसके साथ बह करके चला जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीट इरोजन भी कहते हैं। ओके, हाउ डज सॉइल इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग? क्या रहा है, रॉन्ग मेथड जो है, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से किस प्रकार से मिट्टी जो है इरोज हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो प्लफिंग इन ए रॉन्ग वे, यानी गलत तरीके से जब प्लफिंग करना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, किसान जब खेती बाड़ी करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार का जो है वो लोग क्या करते हैं, एक स्लोप बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, ताकि मिट्टी पानी जो है बह जाए। तो ये क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है, मिट्टी बह के चली जाती है, तो ये क्या होता है, सॉइल इरोज होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगला है व्हाट इज कंटर प्लफिंग? कंटर प्लफिंग क्या होता है? प्लफिंग along द कंटेंस लाइन्स कैन डिसरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लफिंग। तो काउंटर प्लफिंग क्या होता है, काउंटर प्लफिंग क्या होता है, यानी स्लोप की तरफ जो है पानी को बहने से रोकने के लिए क्या करते हैं, काउंटर बना देना, एक लाइन बना देना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर प्लफिंग कहेंगे। हाउ डज टेरेस फार्मिंग हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन? टेरेस फार्मिंग जो है वो सॉइल इरोजन को रोकने में किस प्रकार से मदद करता है? तो टेरेस फार्मिंग जो होता है वो जनरली क्या होता है, पहाड़ों में होता है। ठीक है, ये मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो ये क्या होगा, पानी ऊपर से डाला जाएगा तो क्या होगा, सारे मिट्टी बह के चली जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम इसी को अगर हम लोग जो इस प्रकार से सीढ़ी के जैसा उसको बना दें, ओके, टेरेस फार्मिंग से कहते हैं। ये मेरा अगर ट्री सीढ़ी जैसा बना रहेगा, यहाँ जो है मेरा पेड़ लगा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी कम कटेगा, सॉइल इरोजन कम होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ओके, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि किसी लैंड को, किसी जो लार्ज बड़े फील्ड को जो है वो क्या होता है, अलग अलग स्ट्रिप में बांट दिया जाता है। और क्या होता है, एक में जो हमारा खेत लगा रहता है, क्रॉप्स लगे रहते हैं, एक में क्या होता है, हमारा बड़ा बड़ा हम घास लगा देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा घास लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, इस बड़े बड़े घास के लगाने में से क्या होता है, ये जो है विंड के प्रभाव को, हवा के प्रभाव को ये काटने का काम करता है और हमारा खेत को बचा देता है। वाई आर शेल्टर बेल्ट ग्रोन? शेल्टर बेल्ट क्यों बनाया जाता है? प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे। तो कह रहे हैं प्लांटिंग, यानी बहुत सारा ट्रीज जो है वो क्या होता है, बनाया जाता है। यानी कोई हमारा मान लीजिए खेत है, ठीक है, ये हमारा मान लो खेत है, तो इस खेत में क्या करते हैं, हम साइड में बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, ये पेड़ लगाने से क्या होता है, ये जो है शेल्टर बिल्ड का काम करते हैं, और ये जो है बाहर से आने वाले जो भी सैंड ड्यून्स, जो हमारा जो भी हमारा जो विंड है इसको जो है रोकने का काम करते हैं, और इसी को हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।